लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों में कंपेरेटिव स्टडी करते हैं कि कौन कब, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिससिमिलरिटी है। ठीक है, तो पहला हमने दो कॉलम आपके नोट्स में है ही बने हुए, ये लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स है और दूसरी साइड है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, कुछ सिमिलरिटीज हैं उसमें दोनों में, कुछ सिमिलरिटीज हैं दोनों में और कुछ बिल्कुल डिससिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, और यहां फॉर्मूला क्या है, यहां इक्वेशन है एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, यहां इसमें आप देखिए ध्यान से, ये फोर्स भी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स भी आपके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। दोनों के ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। जितना बड़ा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी। ठीक है, यहां आप देखें सेकंड सिमिलरिटी दोनों में क्या है, सेकंड सिमिलरिटी है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगी। यहाँ जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी फोर्स भी लग जाएगी। ठीक है, अब ये तो सिमिलरिटीज हैं, डिससिमिलरिटीज भी हैं इसके अंदर। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इसी फॉर्मूले को नॉन वेक्टर स्केलर फॉर्म में ले लूं तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये बनता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज तो है, यहां भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज है, लेकिन यहां आप देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी यहां नहीं आ रही, तो इसका मतलब फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, मोशन या वेलोसिटी, वेलोसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। और यहां क्या है, यहां आपकी जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी स्ट्रांग, जितनी तेजी से चल रहा होगा पार्टिकल उतनी ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, दो प्लेट्स को चार्ज देते हैं, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देते हैं। अगर आपका यहाँ एक प्लस चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज आपका स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है, तो भी इस पर फोर्स लगेगी, तो भी इस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगेगी कितनी, Q इंटू ई वेक्टर। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है आपका, कोई पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भी इस पर फोर्स लगेगी, कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगेगी, लगेगी इसके ऊपर, चाहे ये मोशन में है, पार्टिकल कहाँ है, इन मोशन। अगर पार्टिकल मोशन में है तब भी उस पर फोर्स लग रही है क्यू, अगर पार्टिकल रुका हुआ है तब भी पार्टिकल पर फोर्स लग रही है क्यू इंटू ई। इसका मतलब लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में, इक्वेशन में वेलोसिटी आ ही नहीं रही, चाहे वेलोसिटी है या जीरो है या नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, इस फॉर्मूले में आपकी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। इस वेलोसिटी का इसका क्या मीनिंग होता है, एक कहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं नॉर्थ से रेज निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस और साउथ में जा रही हैं,
अगर यहाँ आपका कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और ये आपका रुका हुआ है तो फिर इस पर फोर्स है 0। और अगर ये चल रहा है भाई धीमे, ये पार्टिकल है, ये चल रहा है, तो फिर इस पर फोर्स है, ये कैसा है, ये मूविंग है, ये मूविंग है, लेकिन कैसा मूविंग है, एट राइट एंगल मूविंग है, लेकिन कैसा मूविंग है, राइट एंगल पर मूविंग है। तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स है ये फोर्स मैक्सिमम लगेगी। तो पीछे अभी ये डिस्कस किया हमने। अगर रुका हुआ है तो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाया, और ये मैंने क्या बनाया इसके प्लेट्स के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चाहे रुका हुआ है या चल रहा है, स्टेशनरी है या मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ही लगाएगा चार्ज पर, क्यू इंटू ई वेक्टर। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसमें कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, और वो रुका हुआ है, अपनी जगह कांस्टेंट है, रुका हुआ है, चल नहीं रहा, पार्टिकल अपनी जगह रुका हुआ है, कांस्टेंट है, मोशन में है ही नहीं, तो फिर इसके ऊपर फोर्स भी 0 रहेगी। चाहे कितना ही चार्ज हो इसके ऊपर, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन फोर्स रहेगी 0। इसके अगेंस्ट अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल चल रहा है, तो इस पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर परपेंडिकुलर चल रहा है तो मैक्सिमम फोर्स है, और अगर किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है पार्टिकल या ऐसे चल रहा है पार्टिकल एक सर्टेन एंगल बनाते हुए, तो फोर्स तो इस पर भी लगेगी, फोर्स तो है यहाँ भी, लेकिन जो मैक्सिमम फोर्स है उससे कम लगेगी फोर्स यहाँ। अगर पार्टिकल एक सर्टेन एंगल पर चल रहा है तो फोर्स लगेगी, लेकिन एक फोर्स तो लगेगी, लेकिन वो कम लगेगी फोर्स मैक्सिमम वाली से। दूसरी बात क्या है ध्यान से, कि यहाँ जो आपका फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, फोर्स डिपेंड है थीटा पर, मोशन के थीटा पर, एंगल पर डिपेंड है, एंगल ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल, थीटा है एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। जितना बड़ा थीटा होता चला जाएगा 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कब होता है, ये 0 कब है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और 0 कब है, 0 तब है जब आपका जो चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये वेलोसिटी वेक्टर है इसका, तो इस टाइम इस पर फोर्स कितना होगा, इस टाइम इस पर फोर्स होगा 0, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। कोई और फोर्स हो सकती है, लेकिन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स 0। ये पार्टिकल है, ये चल रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, इस बार थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो भी फोर्स कितना 0। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ थीटा की वैल्यू थी 0, तो फोर्स भी 0। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल मोशन है, तो चाहे कितना तगड़ा मोशन होता रहे, कितने भी वेलोसिटी वेक्टर इसका बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी तेज क्यों ना चल रहा हो, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स 0। लेकिन अगर 0 पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है या परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है, इंक्लाइन चल रहा है, तो इन दोनों ही केस में फोर्स 0 नहीं लगेगा, फोर्स 0 नहीं लगेगा इन दोनों ही केस में। क्लियर हो इतनी बात। जबकि इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स को तो मोशन से कोई मतलब ही नहीं है, मोशन से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे पार्टिकल चल रहा है या रुका हुआ है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई मतलब नहीं, लेकिन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को डिपेंड मतलब है वेलोसिटी से भी, मतलब है डायरेक्शन से भी। किसकी डायरेक्शन, एंगल से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इतनी बात समझ आई। अब यहां देखिए, यहां अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, अगर पार्टिकल चल रहा है इफ v पैरेलल ई वेक्टर और v वेक्टर क्या एंटी पैरेलल ई वेक्टर, अगर v वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल या v वेक्टर एंटी पैरेलल है, ई वेक्टर के एंटी पैरेलल है, तो जो पाथ है
पाथ है, या जिसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी ट्रेजेक्ट्री। अगर वो चल रहा है पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा है, लेकिन अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर ना तो पैरेलल है ई वेक्टर के, ना आपका वेलोसिटी वेक्टर कैसा एंटी पैरेलल है किसके? ई वेक्टर के, तो फिर जो पाथ है, पाथ वो कैसा? पैराबोलिक पाथ। ये हमने पहले ही मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और इन दोनों का ही जो रीजन है, इन दोनों का ही जो कॉज है, इन दोनों के पीछे जो रीजन है, जो कॉज है, वो ये है कि आपका एफ वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर बना रहता हमेशा, हमेशा एफ वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल है। अब यहाँ क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपका v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, अगर v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, v वेक्टर परपेंडिकुलर v वेक्टर है, तो फिर उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका जो पाथ है, जो रास्ता है पार्टिकल का, वो एब्सोल्युटली सर्कुलर होता है, एब्सोल्युटली सर्कुलर, सर्किल में घूमता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन अगर आपका v वेक्टर पैरेलल b वेक्टर है या v वेक्टर एंटी पैरेलल b वेक्टर है, तो उस केस में तो फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाती है, फोर्स लगती ही नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है, वेलोसिटी वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के एंटी पैरेलल है, तो फिर फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाती, फोर्स एक्ट ही नहीं करती, फोर्स काम ही नहीं करती कुछ भी बिल्कुल। ये बात आपको समझ आई? इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का डिफरेंस है ये। अगर आपका v वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या v वेक्टर एंटी पैरेलल है, तो फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन होगी। फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, डिपेंड करता ही नहीं है, तो एंगल पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स लगेगी और रास्ता कैसा होगा? ट्रेजेक्ट्री। लेकिन अगर यहाँ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, तो फोर्स लगेगी नहीं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो फिर पाथ कैसे होगा? फिर अच्छा तो लिख तो दिया, पाथ आपका सर्कुलर। और अगर ये पैरेलल एंटी पैरेलल है तो कोई मतलब ही नहीं है, फोर्स तो लगी नहीं रही, तो फिर जो भी पाथ है पार्टिकल का, वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल पाथ रहेगा। जो रास्ता, जिस रास्ते पे चल रहा था पार्टिकल, इसी रास्ते पे चलता रहेगा, क्योंकि फोर्स तो यहाँ लगी नहीं रही, होगा ये भी स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि जरा सा घूमते ही एंगल बदल जाएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स काम करनी शुरू कर देगी, ठीक है जी। और एक डिफरेंस क्या है, ये तो शायद हमने डिस्कस कर लिया पहले। हाँ, जो आपका एफ वेक्टर है, नहीं, हाँ ये तो कर ही तो लिया कि एफ वेक्टर पैरेलल है ई वेक्टर के, और यहाँ जो सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ का कॉज क्या है? इसका जो कॉज है, रीजन है, वो रीजन है कि एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, हमेशा एफ वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता है, तो फिर जो फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगती है और मोशन ऑफ पार्टिकल बिकम सर्कुलर पाथ। क्लियर है इतनी बात? एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्क डन। वर्क डन, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। ये फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल है। थीटा क्या है यहाँ? थीटा है एंगल बिटवीन एस वेक्टर एंड एफ वेक्टर, एस वेक्टर एफ वेक्टर के बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा। समझ आई इतनी बात? तो अब जो वर्क डन है आपका, देखो वर्क डन कैसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब एक पार्टिकल कोई जा रहा था परपेंडिकुलर या किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस तरफ को जा रहा था, तो इस पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगेगी? पार्टिकल चाहे चल रहा है या नहीं चल रहा, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव पार्टिकल है।
नेगेटिव पार्टिकल है तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इधर फोर्स लगी, ये अपनी जगह से हटा, अपनी जगह से हटा, अपनी जगह से हटा, अपनी जगह से हटा, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पैराबोलिक पाथ है। तो अब जरा ध्यान से देखना, पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, पार्टिकल मूव कर गया ना एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है। इधर कोई फोर्स था आपका और इसी डायरेक्शन में आपकी क्या है, डिस्टेंस है। फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, तो थीटा की वैल्यू 0, तो वर्क इज डन। वर्क इज ऑलवेज डन, वर्क इज ऑलवेज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज ऑलवेज डन या तो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है, जैसे यहां से एक पार्टिकल चलने लगे, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक वाला पेन, ये मेरा रेड वाला पेन, पार्टिकल चलने लगे ऐसे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो फिर वर्क इज डन नॉट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन और अगेंस्ट ई वेक्टर। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव करता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव करता है, तो या तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क इज डन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो वर्क इज डन बाय द फील्ड या वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पार्टिकल चल रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल चले, या तो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करा होगा। अगर आपने पार्टिकल को यहां रख दिया और चलने के लिए छोड़ दिया, तो पार्टिकल चलने लगा, किसने चलाया इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ने चलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसने चलाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने चलाने के लिए से वर्क करा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 हो गई, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, वर्क इज डन बाय द। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड ऑल्सो एफ वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है, कैसे परपेंडिकुलर है समझ लो, इसे कल वाली फिगर में भी हमने इसे समझा था। यहां देखिए हमने इसमें यहां भी हमने समझा था क्या कि फोर्स वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखो यहां मैं इसमें कंसिडर करूं, मैं एक सर्किल का एक छोटा सा पार्ट ले लूं, ये वाला, यहां मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, कैमरे से एनलार्ज करते हैं इसे, यहां मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक किस जगह ले लिया, इस जगह एक छोटा सा पार्ट ले लिया सर्कुलर रास्ते का। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गई, टेंजेंट बन गई सर्किल की, और टेंजेंट और वेलोसिटी के वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो टेंजेंट और फोर्स के यहां से यहां तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, टेंजेंट के अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, जो मेरी पेन की टिप से बॉडी समझ लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक इतनी छोटी डिस्टेंस ले लिया आपने कि इनके बीच में घुमाव नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करा, कितना मूव करा, मूव करा ds या dr या कुछ dx मूव करा, और फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर। तो आपकी जो फोर्स है इस समय वो dx एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स के फॉर्मूले में जब आप डिस्प्लेसमेंट रखोगे यहाँ, तो फोर्स के फॉर्मूले में जब आप यहाँ डिस्प्लेस वो रखेंगे, यहाँ फोर्स के फॉर्मूले में, सॉरी वर्क के फॉर्मूले में जब आप वर्क के लिए फाइंड करोगे, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90। क्यों, क्योंकि यहाँ एफ वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर, एफ वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्स वेक्टर है, तो फिर यहाँ 90 डिग्री आएगा, थीटा कितना रहेगा, थीटा 90 डिग्री रहेगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, वर्क डन 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। whenever a particle move through an electric field, जब पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेसेसरीली वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नेसेसरीली, जरूरी है कि वर्क होगा। लेकिन जब एक पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल मूव करता है,
कभी भी कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा. देर इज नो वर्क डन. वर्क डन बाय द पार्टिकल और वर्क डन ऑन द पार्टिकल दोनों ही जीरो है. यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो आइदर वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. या तो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा होगा या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा. लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर नो वर्क इज डन. कभी भी कोई भी वर्क नहीं होगा. अब ध्यान से समझिए इस वर्क होने ना होने से क्या इफेक्ट पड़ जाता है. इस वर्क होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाता है पार्टिकल के मोशन वोशन पर. क्या पर फर्क, क्या डिफरेंस है, क्यों हम कह रहे हैं वर्क होता है वर्क नहीं होता, इससे हमें क्या मतलब है, क्यों हम इतनी बात पे जोर दे रहे हैं, क्यों हम इतनी बात पे जोर दे रहे हैं. ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था प्लस क्यू, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया चलने के लिए. जा पार्टिकल जी ले अपनी जिंदगी. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स भी लगी इस पार्टिकल पर. फोर्स कितनी लगी, फोर्स लगी कितनी लगी, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर. समझ गई बात. तो वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स वेक्टर कितना है, क्यू ई वेक्टर एस वेक्टर, और इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप, ये थीटा हमेशा यहाँ जीरो है क्योंकि ई वेक्टर एस वेक्टर के पैरेलल आएगा. जिधर कोई मूव कर रहा है उधर ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहता है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में है. तो यहाँ थीटा तो कितना है, थीटा जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया. तो W इज इक्वल टू क्या बना आपका, W इज इक्वल टू बना क्यू ई इंटू एस. अब ना तो Q जीरो है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो कुछ तो जीरो, कुछ तो वैल्यू होगी उसकी चार्ज की. ना ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चला रहे हो तो कुछ तो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब आप मूव करा रहे हो तो कहीं तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि W कैन नॉट बी जीरो. W जीरो नहीं है तो कुछ वर्क करा. अब वो वर्क कैसे अपियर होगा आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम है, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. अगर यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ एक सर्टेन वेलोसिटी इसने गेन कर ली. तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस. कब, व्हेन वी वेक्टर पैरेलल ई वेक्टर. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई क्योंकि वर्क कुछ करा इलेक्ट्रिक फील्ड ने और वो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी बन गई उसकी. लेकिन दूसरा केस क्या है, देखो ध्यान से, दूसरे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा कोई पार्टिकल, यहाँ ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये फोर्स तो इसके ऊपर कहाँ लगती है, फोर्स पॉजिटिव पार्टिकल पर हमेशा लगती है. कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लगा करती है हमेशा. तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके मोशन का अपोज हो जाएगा, फिर से वर्क. लेकिन इस बार वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, क्यू ई एस कॉस 180, क्योंकि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में इस बार कितना हो गया एंगल, 180 डिग्री हो गया. तो वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एस जूल. ये वर्क निकल कर आया क्यू ई एस जूल. अब क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या, वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क हुआ किसके अगेंस्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हुआ. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, यहाँ डिक्रीजेस हो जाएगी. बहुत ध्यान से समझिए,
अगर पार्टिकल चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, अगर पार्टिकल चल रहा है ये। और अगर पार्टिकल चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहा है, यानी कि वी वेक्टर एंटी पैरेलल, वी वेक्टर कैसा है, वी वेक्टर एंटी पैरेलल ई वेक्टर, तो फिर अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होना जरूर है, सिंपल सी बात है, या तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर पैरेलल नहीं है किसी और एंगल पर है तो भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एंगल 90 से ऊपर का है तो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर अगर आपका थीटा बिटवीन बिटवीन वी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन 90 डिग्री, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां अगर थीटा बिटवीन वी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 90 डिग्री, उल्टा लिख दिया मैंने, थीटा ग्रेटर इक्वल टू 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर क्या होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा। अगर 30 डिग्री पे चल रहा है कोई पार्टिकल यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा, अगर यहाँ 30 डिग्री पे चल रहा है तो भी काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ऐसे चल रहा है 120 डिग्री पर तो वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसने करा, पार्टिकल ने खुद कर दिया, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात यह है, चाहे एनर्जी का इंक्रीज हो चाहे एनर्जी का डिक्रीज हो, एनर्जी में चेंज आना ही है। अगर पार्टिकल को आपने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने के लिए फ्री छोड़ दिया, फ्री मूव कर दिया, तो उसकी एनर्जी में चेंज आ ही जाएगा। या तो वर्क होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी बढ़ जाएगी, या वर्क होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, चेंज आना ही आना है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल है तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 हमेशा जीरो ही रहना है, वर्क डन हमेशा जीरो रहना, क्योंकि फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई वर्क ही नहीं हुआ तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल चल रहा है, चार्ज पार्टिकल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जरूर आएगा, चाहे वो बढ़े या घटे, चेंज जरूर आएगा। अगर पार्टिकल चल रहा है, रुका हुआ है तो मतलब ही नहीं है, रुका हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि या तो वर्क इज डन, या तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, या वर्क इज डन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज आ जाएगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल चल रहा है तो चाहे कितनी भी एंगल पे चले, नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ना तो मैग्नेटिक फील्ड ने कोई वर्क करा, ना मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क हुआ, तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये आपका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, और मल्टीपल चॉइस में है तो बहुत ही ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस है। आपसे देख दिया जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में चार पार्टिकल चल रहा है, बताओ उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती घटती अनचेंज रहती है, क्या होता है। आप कहना कि जब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, एंड हैज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जीरो। ना तो पार्टिकल को रोक सकते मैग्नेटिक फील्ड लगा के, और ना पार्टिकल को तेज चला सकते। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो वर्क इज डन बाय पार्टिकल या वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना जरूरी है। आप किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेट नहीं कर सकते, केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकते हैं। यहाँ आप उसकी वेलोसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, आपने सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वेलोसिटी घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ना तो काइनेटिक एनर्जी को घटा सकता और ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकता। ठीक है, इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे।